नमस्कार दोस्तों, ओपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो ये चैनल है ये मेरे अकेले का नहीं है, आप सभी का है। नया चैनल बनाया है और इसके ऊपर जो चैनल बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो है अपना जैसे कि रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर हिंदी विषय का शिक्षण यहाँ पर करवाएंगे। अब इसमें जैसे कि देखो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या होता है, रीट की बात जब करें हम तो रीट के अंदर आपके जैसे कि 30 प्रश्नों का मैटर होता है। ठीक है, 30 प्रश्न आपके आने होते हैं। उनमें से जैसे कि ये 30 प्रश्न दो भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग तो आपका होता है व्याकरण का और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों का जो पार्ट होता है ये दूसरे नंबर का होता है। अब इसमें देखो जैसे कि यहाँ से लगभग आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये दोनों पार्ट जो आपके हैं ये दोनों बराबर अंकों के हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि एक आधा % इसमें से कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास कुल जो प्रश्न होंगे वो 30 होंगे और ये दो भागों में विभाजित होंगे। एक पार्ट आपका व्याकरण का होगा और दूसरा पार्ट आपका शिक्षण विधियों का होगा। ठीक है, अब जो ये व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है तो व्याकरण के तो आपको जैसे कि हर जगह पे मिल जाता है मैटर पढ़ने को। ठीक है, और विद्यार्थी थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हैं। तो अपनी जो कक्षा शुरू होगी तो वो कक्षा हम व्याकरण से शुरू ना करके शिक्षण विधियों से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आपको सिलेक्शन के अंदर बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न गलत होते हैं वो अधिकांशतः शिक्षण विधियों में से ही गलत होते हैं। तो आप लोग जैसे कि नया चैनल है अपना, तो सबसे पहले तो इसको जैसे कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ पे जो मैटर होगा उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे कि हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मुख्य रूप से जब बात की जाए कि शिक्षण विधियों की, बोले कि सर शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं वो 25 प्रकार की शिक्षण विधियाँ आपके हिंदी में होती हैं। अब अधिकांशतः गाइडों में क्या होता है आपके क्रम से डाली हुई होती हैं, वो 25 शिक्षण विधियाँ डाली होती हैं, लेकिन उनमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक, गड़बड़ क्या होती है कि कौन सी विधि गद्य की है, कौन सी पद्य की है, कौन सी नाटक की है, कौन सी आपकी जैसे कि रचना से संबंधित या फिर व्याकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हम जो इस चैनल पर जो पढ़ेंगे, वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ हम विभाजित करके फिर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जैसे कि गद्य की कितनी आएंगी, रचना की कितनी आएंगी, पद्य की कितनी आएंगी, व्याकरण से संबंधित कौन कौन से होंगी और कौन सी मनोवैज्ञानिक होगी, कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होगी। इसके अलावा जैसे कि और जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो यहाँ पर शिक्षण विधियों को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक बिंदु को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो भाषा की। किसकी बात करता हूँ? भाषा की बात करता हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षण विधियाँ हैं ये भाषा से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो भाषा क्या होती है आपकी। ठीक है, भाषा की परिभाषा के अंदर जैसे कि आपके आचार्य हुए हैं, कौन से? दंडी की यहाँ पे बात करें, आचार्य दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी ने कहा है कि यदि संसार में भाषा की ज्योति नहीं होती तो संपूर्ण संसार का जो मानव जीवन है वो अंधकारमय होता। दंडी ने क्या कहा कि यदि भाषा की ज्योति नहीं होती तो संपूर्ण संसार अंधकारमय होता। ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जैसे भाषा से संबंधित केवल जो मोटी मोटी परिभाषाएं वो बता रहा हूँ, क्योंकि भाषा का बिंदु हम विस्तार से कब पढ़ेंगे, जब व्याकरण वाला पार्ट आपका मैं चालू करूँगा उस समय जैसे कि भाषा के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं केवल परिभाषाओं से संबंधित दे रहा हूँ। तो आचार्य दंडी जी ने कहा है कि यदि संसार में भाषा की ज्योति नहीं होती तो संपूर्ण संसार का जीवन कैसा होता? अंधकारमय होता। अंधकारमय इसलिए होता क्योंकि भावों का एक दूसरे से विचार वो जो आदान प्रदान है वो नहीं हो पाता, आदमी अकेला घुटन महसूस करता। तो उन्होंने ये जो बात कही है बहुत अधिक सटीक बैठती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि पतंजलि जो है, पतंजलि ने जैसे कि महाभाष्य में
परिभाषा दी है, और जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने क्या कहा है कि मानव जो है अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करेगा या फिर ग्रहण करेगा, तो वो क्रियाओं, ये इन दोनों क्रियाओं के मध्य जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार ही आपका क्या है, भाषा है। ठीक है, तो ये जैसे कि पतंजलि के अनुसार जो परिभाषा है ये सार्वभौमिक है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि मन के विचारों को, मन के विचारों को लिखकर या बोलकर, लिखकर या बोलकर प्रकट करने वाले क्रिया व्यापार को भाषा कहते हैं। और ये आपको जैसे कि भाषा की ये परिभाषा व्याकरण की हर पुस्तक में मिल जाती है। और ध्यान रखना ये जैसे कि आपकी कैसी है, सार्वभौमिक है। कैसी है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब हो गया ये आपके द्वारा सबके द्वारा मान्य है। ठीक है, सभी इस परिभाषा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मन के जो भाव हैं, विचार हैं, या तो उनका जैसे कि हम बोलकर क्या करेंगे, किसी के सामने प्रकट करेंगे या फिर ग्रहण करेंगे, और ये जो दोनों क्रियाएं होंगी वो दोनों क्रियाएं आपकी क्या कहलाएंगी, भाषा कहलाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा है कि मानव स्वर तंत्रियों की जो व्यवस्था है, यानी कि फेफड़ों से जब वायु बाहर निकलती है तो अपने स्वर तंत्री के अंदर वो जब झनकृत होती है तो वो झनकृत होने वाली ध्वनियाँ ही क्या हैं, भाषा है। ये जैसे कि हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। इस प्रकार से आपकी खूब सारी परिभाषाएं निकल कर सामने आती है। आपको भाषा की जो परिभाषा देखनी है वो कौन सी देखनी है, सार्वभौमिक ही देखनी है। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं हम किसकी, शिक्षण विधियों की। ठीक है, अब जैसे कि शिक्षण का अर्थ जो होता है वो तो होता है सीखना या फिर जैसे कि सिखाना। अब अध्यापक जो क्रिया करता है वो शिक्षण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब उसके साथ में विधि क्या होती है, या फिर आप दोनों को कहें कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ शिक्षण विधि, और ध्यान रखना कई जगह पे विधि के स्थान पे आपको एक शब्द और मिल जाता है, प्रविधि। प्रविधि, अब यहाँ पे जैसे कि मैं दोनों के अंदर आपको अंतर भी बताऊंगा कि विधि क्या होती है और प्रविधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि किसे कहते हैं। अब शिक्षण विधि में क्या होता है, देखो जैसे कि जो अध्यापक है वो अध्यापक छात्रों को या विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जो क्रियाएं करता है, जो अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं ही आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली, शिक्षक द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं ही आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण विधियां कहलाती हैं। उनका उद्देश्य है वो केवल जैसे कि शिक्षार्थी को लाभ पहुंचाना होता है। यानी कि जैसे कि शिक्षक क्या करता है, कई बार तो पुस्तक का सहारा लेकर आपको पढ़ाता है, कई बार जैसे बोलकर पढ़ाता है, कई बार जैसे कि किसी दूसरे स्थान पे ले जाके वहाँ पे फिर ऐतिहासिक भ्रमण के तौर पे आपको सिखाता है। तो वो जो कुछ भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी क्रियाएं आपकी शिक्षण विधियों में आती हैं। दूसरी होती है आपकी कौन सी, प्रविधि। प्रविधि ध्यान देना, जैसे कि जो मशीनरी होता है, ठीक है, जो यंत्र वगैरह होते हैं, कोई सामान का जो निर्माण होता है उसमें जो क्रिया की जाने वाली होती है वो क्रिया कहलाती है आपकी क्या, प्रविधि। तो यहाँ पे शिक्षण के अंदर जो शब्द काम में लिया जाएगा वो विधि लिया जाएगा, प्रविधि नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ये हिंदी के अंदर जो शिक्षण विधियाँ काम में ली जाती है उनका कारण क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना मित्रों, जैसे कि दो प्रकार के उद्देश्य सामने निकल के आते हैं। एक तो होता है कौन सा, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा होता है आपका कौन सा, विशिष्ट उद्देश्य। बात किसकी कर रहे हैं, भाषा शिक्षण विधियों का उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि भाषा जो शिक्षण विधियां हैं वो क्यों काम में ली जाती हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है, तो इसमें ध्यान देना आप मित्रों। जैसे कि सबसे पहला आपका कौन सा आता है, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा कौन सा आता है, विशिष्ट उद्देश्य आता है।
अब इसमें देखो जो परीक्षा उपयोगी है आपका, वो परीक्षा उपयोगी विशिष्ट उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सामान्य के अंदर क्या होता है, जैसे कि विद्यार्थियों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, क्योंकि जो भाषा शिक्षण है, हिंदी विषय जो पढ़ाया जाता है, वो उसका कारण क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर जो आपसी भाईचारे की भावना है उसका विकास हो। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अंदर अनेक देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं यानी कि पद्य जो संकलन होता है वो भी होता है। वो क्यों दिया जाता है, उसका कारण ये होता है कि विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का क्या हो, विकास हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्षेत्रवाद और भाषावाद की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि जो छात्र होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अब उनके अंदर वो क्षेत्र अपने अपने जैसे कि क्षेत्र की भाषा बोलेंगे, तो उसके बजाय जैसे कि वो एक ही भाषा बोले, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा बोले, और हिंदी भाषा में ही परस्पर वार्तालाप करें, तो उसके लिए जैसे कि ये विशिष्ट उद्देश्यों में नहीं आता, ये सामान्य उद्देश्यों में ही आता है। इसके अलावा जैसे कि उच्च मानवीय आदर्शों की स्थापना करना। ठीक है, वो जो छात्र हैं वो आगे चलकर जैसे कि एक किसी के लिए आदर्श बने, महान व्यक्तित्व बने। उसके अलावा जैसे कि एक सभ्य नागरिक बनाना। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि पुस्तकों में जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती हैं उनका अर्थ ग्रहण करना, और इसके अलावा जैसे कि जो रचना है उस रचना का अनुकरण करके स्वयं रचना करना। तो ऐसे खूब सारे सामान्य उद्देश्य निकल के आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे उद्देश्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, विशिष्ट उद्देश्यों की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है, हिंदी भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा 5 प्रकार के। ठीक है, ये हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में विशिष्ट उद्देश्य कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों, और जैसे कि आपको उत्तर बताना होता है कौन सा, 5। कई बार ये भी दे देता है कि इनमें से कौन सा सामान्य उद्देश्य है, कौन सा विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल 5 बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जैसे बिल्कुल याद रखना है, अच्छे से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो कक्षा शुरू की है वो शिक्षण विधियों से संबंधित की है, और प्रत्येक विधि को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोगों की जो समस्या होंगी वो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब देखो वो 5 से कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक। कौन सा होता है, ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जा रही है। ठीक है, अब विशिष्ट उद्देश्य आपके जो होते हैं उसमें देखो जैसे कि क्या होता है, पाठ्यक्रम। ज्ञानात्मक में देखो क्या होता है, एक तो पाठ्यक्रम, और इसके अलावा पाठ्यक्रम, विषय वस्तु के तत्वों का ज्ञान कराना। ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य क्या होगा, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के तत्वों का सामान्य ज्ञान करवाना। ठीक है, और इसके अलावा जैसे रचनाकारों का जो परिचय होता है वो भी इसी में शामिल होता है। रचनाकारों का परिचय आपने देखा होगा पुस्तक के अंदर, हिंदी की पुस्तक जो होती है, अब किसी लेखक या कवि का जो रचना उसमें दी होती है, उस रचना से पहले उस कवि से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी होती है कि उसका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, वो किस राज्य से संबंधित है, और इसके अलावा जैसे कि ये रचना किस भाग से ली गई है, और इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं उसने की हैं, वो सब कुछ यानी कि उसके पूरा जीवन परिचय वहाँ पे करवाया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी को उसका ज्ञान करवाना, क्योंकि जब तक विद्यार्थी किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसे उसका ज्ञान नहीं होगा। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसके अंदर सबसे पहला कौन सा होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। दूसरा होता है आपका कलात्मक। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, कलात्मक उद्देश्य। इसके अंदर कलात्मक उद्देश्य में देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना,
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये आपके 4 भाषाई कौशल हैं। इन कौशलों का क्या, इन कौशल का विकास करना, विकास करना। ठीक है मित्रों, जैसे कि यहाँ पे हम विशिष्ट उद्देश्यों में बात कर रहे हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। दूसरा है आपका कौन सा, कलात्मक उद्देश्य। अब कलात्मक उद्देश्य में क्या होता है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विद्यार्थी को जैसे कि शुद्ध प्रकार से वो बोलना सीखे। अब आपको पता है जैसे कि अशुद्धि जो होती है, अशुद्धि होने के 4 कारण होते हैं। या तो विद्यार्थी क्या होता है, गलत सुनता है, अध्यापक कुछ और बोल रहा है, विद्यार्थी कुछ और सुन रहा है, तो उस प्रकार से क्या हो गया, इस कौशल का, सुनने का जो कौशल है, श्रवण कौशल, उसका विकास करना। दूसरे नंबर पे बोलना आता है, जिसे वाचन कौशल कहते हैं। ठीक है, तो वाचन कौशल का विकास करना कि वो शुद्ध रूप से उसको बोलना सीखे। इसके अलावा पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं पठन कौशल। ठीक है, उसके बाद में आता है लिखना, लिखने को बोलते हैं लेखन कौशल। तो आपके 4 कौशल कौन से हो गए, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इन चारों कौशलों का विकास करना किसमें आता है, कलात्मक उद्देश्य में आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे आपका रसात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य। अब रसात्मक जो उद्देश्य होता है मित्रों, उसमें ध्यान देना आपके जैसे कि काव्यानंद प्रदान करना। काव्यानंद प्रदान करना से तात्पर्य क्या होता है, पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं दी हुई हैं उन कविताओं का संपूर्ण रस, क्योंकि ध्यान रखना जो कविताएं होती हैं उनका जो प्रधान विषय होता है वो आनंद प्राप्त करना होता है, रस की आनंदभूति होती है। तो विद्यार्थी को उस काव्य का आनंद प्राप्त हो, उसको बिल्कुल लय से वो गाए, लय से वो सुने। ठीक है, अब जैसे कि कविता है, अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता लें कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब एक तो इसको बिल्कुल लय में बोले, एक इसको पठन की तरह बोले, गद्य की तरह, रानी लक्ष्मी बाई मर्दों की तरह लड़ने वाली थी, या फिर खूब लड़ी वो तो मर्दानी। तो जैसे कि इसको वाचन जो हो रहा है इसका जो, तो वो वाचन जैसे कि 2 प्रकार से होता है, एक तो बिल्कुल लय से होता है, एक बिल्कुल साधारण होता है। तो यहाँ पे अध्यापक का कार्य भी क्या होता है कि वो उस कविता को बिल्कुल लय से बोले, ताकि विद्यार्थियों को बिल्कुल रस की अनुभूति हो। तो यह आपका किस में आ जाता है, रसात्मक उद्देश्यों में आ जाता है। उसके बाद में देखना चौथे नंबर पर आपका आता है सृजनात्मक उद्देश्य। चौथे नंबर पे आपका कौन सा आता है, सृजनात्मक उद्देश्य आता है। ठीक है, सृजनात्मक उद्देश्य क्या होता है कि जो यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, रचना, कर्म में मौलिकता लाना, रचना क्रम में मौलिकता लाना। अब ध्यान देना, रचना क्रम जो होता है, रचना क्रम का तात्पर्य क्या हो गया कि विद्यार्थी को जैसे कि पहले सिखा दिया होली के ऊपर निबंध, होली के ऊपर उसको निबंध लेखन सिखा दिया। अब विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हुए दीपावली के ऊपर वो निबंध खुद लिख सकता है, स्वयं लिख सकता है। अब उसका विकास कब होगा, सृजनात्मक उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने जैसे कि हिंदी भाषा शिक्षण के अंदर विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं उसके अंदर चौथे नंबर पे आपका कौन सा है, सृजनात्मक उद्देश्य है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, रचना क्रम में मौलिकता लाना, कि छात्र स्वयं अनेक प्रकार की रचनाएं कर सके। उसके बाद में जैसे 5वें नंबर पे आता है आपका अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है कि इसका जैसे कि छात्र की स्वयं की जो अभिव्यक्ति है उसका विकास करना, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो पर्सनैलिटी बोलते हो, व्यक्तित्व जो होता है उसका विकास करना। और यहाँ पे साहित्यिक भाषा में मैं कहूँ तो इसे आप कह सकते हो चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपका चारित्रिक विकास के अलावा बात की जाए तो जैसे कि साहित्य के प्रति उसका प्रेम, साहित्य के प्रति उसका प्रेम, साहित्य के प्रति प्रेम भावना का
विकास, साहित्य के प्रति प्रेम भावना का विकास। अब यदि जैसे कि छात्र के अंदर अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है तो उसके कारण विद्यार्थी क्या करेगा मित्रों, वो जैसे कि अनेक कविताओं का संकलन करेगा या फिर जैसे कि वो अनेक कवियों के जीवन चरित्र से संबंधित जो भी बातें होंगी उन कवियों के चित्र हैं, उनके जन्म स्थान है या फिर जैसे वो किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार के वो संकलन अक्सर करता रहता है। ठीक है, तो वो किस में आता है, अभिवर्त्यात्मक में ही आता है। अब आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे आपने देखा होगा वो जैसे कई अभिनेताओं की या फिर जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ियों की, अब जैसे विराट कोहली की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें या महेंद्र सिंह धोनी जी की बात करें, तो उन सबके जैसे कि अलग अलग जो फोटोज़ होती हैं उनका वो क्या करता है, एक रजिस्टर के अंदर संकलन करता रहता है और वो किससे संबंधित हैं वो भी उसमें लिखता रहता है। तो ये सारे के सारे उसमें क्या आते हैं, अभिवर्त्यात्मक में आते हैं। वहाँ पर वो जो संकलन करेगा वो साहित्य से संबंधित करेगा। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान देना, ये जैसे कि 5 प्रकार के उद्देश्य आपके कौन से हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं और ये 5 उद्देश्य आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न किस प्रकार से आएगा, या तो जैसे कि इनमें से एक देगा वो, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है, तो आपको वो बताना है, या फिर वो 3 देगा और चौथा कुछ अलग दे देगा, तो यहाँ पे आपको जो नहीं होगा वो आपको बताना होगा कि ये विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे की हम चर्चा करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी जो आपको अक्सर किताबों में नहीं मिलती है। यहाँ पे कई विद्यार्थियों की समस्या थी, बोले सर व्याकरण से संबंधित बिंदु तो खूब सारे मिल जाते हैं और मेरे भी जैसे कि अलग से चैनल पर चल रहे हैं अपनी व्याकरण की क्लासें, तो बोले कि सर इसमें शिक्षण विधियों से संबंधित क्लासें आप दो। तो यहाँ पे एक नया चैनल बनाया गया है जिसके अंदर आपके हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण शिक्षण विधियाँ करवाई जाएंगी। समय उसमें ज़रूर लगेगा आपका, भाई थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केवल 2-4 क्लासों के अंदर ये संपूर्ण शिक्षण विधियाँ नहीं करवाऊँगा, पूरी अपनी लंबी कक्षाएं होंगी और पूरा विवरण यहाँ पे मैं दूंगा। और उसके बाद में आखिरी में जैसे ही अपनी संपूर्ण क्लासें हो जाएंगी उसके बाद में आखिरी में एक शॉर्ट क्लास के अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियों का रिवीजन हम करेंगे और बीच बीच में शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न है वो भी यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा, टेस्ट के तौर पे भी बताता रहूँगा और PDF के रूप में आपके पास उपलब्ध भी वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की। ठीक है, उद्देश्य अपने पास हो चुके हैं। अब देखो सबसे पहली जो आपकी शिक्षण विधि है वो कौन सी है, तो 1 नंबर पे बात करेंगे हम किसकी, अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली विधि है आपकी कौन सी, अनुकरण विधि। ठीक है, अब ये अनुकरण जो विधि है ये आपके जैसे कि गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों के अंदर शामिल होती है। ठीक है, और ये जो काम में ली जाती है ये प्रारंभिक कक्षाओं में काम में ली जाती है। ठीक है, बाद में तो जैसे आती है, लेकिन जो महत्वपूर्णता की बात की जाए तो ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर कहें कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उसमें अध्यापक कौन सी विधि का सर्वाधिक प्रयोग करता है, तो वो विधि कौन सी होती है, आपकी अनुकरण विधि होती है। अब अनुकरण होता क्या है, किसे अनुकरण कहते हैं? अनुकरण क्या होता है मित्रों, अध्यापक जो क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं को देखकर जो छात्र क्रियाएं करता है वो ही क्या हो गया, अनुकरण हो गया। यानी कि देखा देखी जो की जाती है। अब आपने देखा होगा जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो जैसे मम्मी की तरह बोलते हैं या फिर पापा जी की नकल करते हैं या फिर दादाजी किस प्रकार से चलते हैं या फिर वो किस प्रकार से बोलते हैं या फिर किस प्रकार से वो बैठते हैं, तो उन सब का वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। उनको देखकर फिर वो बोलते हैं। अब जैसे कि बूढ़े दादाजी हैं, लाठी का सहारा लेकर वो चलते हैं, तो आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे जैसे दादाजी की नकल करते हैं, साथ साथ में चलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दादाजी का अनुकरण ही तो कर रहे हैं। यानी कि देखकर जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, अनुकरण कहलाती है। और ये आपके लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको इसके अंदर अनेक विधियाँ पढ़ाऊँगा। अनुकरण के अंदर छोटी छोटी विधियां हैं, खूब सारी विधियां हैं, तो वो विधियां आपकी जैसे कि यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर रूप से अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि ये कौन सा अनुकरण होता है। यानी कि आपके अनुकरण जो हो गया वो 3 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। ठीक है, अब वो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, सबसे पहला तो होता है लेखन अनुकरण।
सबसे पहला कौन सा हो गया, लेखन अनुकरण हो गया। उसके बाद में 2 नंबर पे आपका आता है वाचन अनुकरण, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा, रचना अनुकरण। तो यहाँ पे मित्रों ध्यान दो, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि अनुकरण क्या होता है, तो अध्यापक के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को देखकर छात्र जो क्रियाएं करता है उसको, उसी को ही क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। अर्थात सरल शब्दों में क्या हो गया, देखकर की जाने वाली क्रियाएं ही अनुकरण क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और निकल के आता है कि अध्यापक जो क्रिया करता है, अध्यापक जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान देना, वो जैसे कि आपका कहलाएगा क्या, आदर्श अनुकरण। क्या कहलाएगा, आदर्श अनुकरण कहलाएगा, ठीक है। अध्यापक के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएंगी वो जैसे कि किस में आएंगी, आपके आदर्श अनुकरण में आएंगी, चाहे तो वो लेखन से संबंधित हो, चाहे वो वाचन से संबंधित हो, चाहे वो रचना से संबंधित हो। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास निकल के कौन सा आया है, अध्यापक के द्वारा किया जाने वाला क्रियाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, तो आपको क्या बताना है, आदर्श अनुकरण बताना है। या फिर जैसे कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा घुमा के पूछ ले कि आदर्श अनुकरण क्या होता है, तो वहाँ पे आपको क्या बताना है कि अध्यापक के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आदर्श अनुकरण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो आपका आता है वो क्या आता है कि अनुकरण कितने प्रकार का है, या अनुकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको बताना है लेखन अनुकरण, वाचन अनुकरण और रचना अनुकरण, ठीक है मित्रों। तो 3 प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है। अब ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे जैसे लेखन अनुकरण से संबंधित जो छोटी छोटी विधियाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में वाचन अनुकरण से संबंधित बताऊंगा और उसके बाद में रचना अनुकरण से संबंधित विधियाँ बताऊंगा। आज केवल हम बात करेंगे किसकी, लेखन अनुकरण से संबंधित विधियों की, ठीक है मित्रों, लेखन अनुकरण से संबंधित विधियाँ, और उसमें आपकी खूब सारी विधियां हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आज की कक्षा में केवल एक विधि की बात की जाएगी, बाकी की जो विधियां हैं वो अगली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेखन अनुकरण की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले मित्रों ध्यान दो, आपके लेखन अनुकरण की जो विधि आती है वो आती है कौन सी, रूपरेखा अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास जो प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान देना, गहराई के प्रश्न जो होते बहुत सरल है, लेकिन जैसे कि उनका ज्ञान न होने के कारण हमारा वो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि आपके पास प्रश्न यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। प्रश्न क्या है, रूपरेखा अनुकरण किस प्रकार का अनुकरण है। ऑप्शन आपके पास तैयार होंगे, लेखन अनुकरण है, वाचन अनुकरण है, या फिर रचना अनुकरण है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, रूपरेखा अनुकरण आपका लेखन अनुकरण है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अध्यापक जो क्रियाएं करेगा वो लिखित रूप से करेगा। अब ये ध्यान दो, जैसे कि लेखन जो रूपरेखा जो अनुकरण है वो किस प्रकार से होता है। अब अध्यापक क्या करता है, छात्र की अभ्यास पुस्तिका के अंदर हल्के हाथों से अक्षरों की आकृति बनाता है, हल्के हाथों से, या फिर कहें बिंदु बिंदु रूप में बनाता है, डॉट डॉट रूप में बनाता है, और छात्र उसके ऊपर बिल्कुल उन लाइनों को, इन बिंदुओं को मिलाते हुए आकृति की रचना करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के बताऊं, जैसे अध्यापक ने क्या किया, यहाँ पे जैसे उसने ए लिखा, क्या लिखा, ए लिखा। अब ए को जैसे कि स्पष्ट नहीं लिखेगा, वो डॉट डॉट रूप में लिखेगा, बिंदु रूप में लिखेगा, या फिर जैसे कि उसने क्या लिखा, कै लिखा। अब यहाँ पे 2 अक्षर अध्यापक ने बनाए हैं, ए और कै, आपको थोड़े से स्पष्ट कम दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने हल्के हाथों से बनाए। अध्यापक भी क्या करेगा, छात्र की अभ्यास पुस्तिका में हल्के हाथों से अक्षर की
अस्पष्ट आकृति बनाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे। अब ये क्रिया तो किसने की? अध्यापक ने की। अब छात्र क्या करेगा? उसका अनुकरण करेगा। अनुकरण किस प्रकार का? लेखन अनुकरण। और लेखन अनुकरण में कौन सा हो गया? रूपरेखा अनुकरण हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे छात्र आएगा, वो छात्र क्या करेगा? अपने हाथ से इन बिंदुओं को मिलाने का प्रयास करेगा, और जैसे ही वो इन बिंदुओं को मिलाने का प्रयास करेगा, उसके पास एक स्पष्ट आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? स्पष्ट आकृति बन जाती है। और इस प्रकार का अभ्यास छात्र बार बार करता है, और बार बार करने से वो अक्षर का ज्ञान सीख जाता है, अर्थात उस अक्षर को लिखना सीख जाता है। तो यही आपका क्या है? रूपरेखा अनुकरण होता है। आपने देखा होगा बाजार में मिलने वाले जो छोटे बच्चों की पुस्तकें होती है, उनके अंदर ये विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्पष्ट आकृतियां उसमें पूरे अक्षरों की बनी होती हैं, और नीचे जैसे कि वो पूरी लाइनों में बनी होती हैं। छात्र उसको क्या करता है? बार बार लिखता है, यानी कि वो उसकी प्रत्येक लाइन में इस प्रकार की आकृति बनाएगा अध्यापक, ठीक है। और छात्र जो होगा वो क्या करेगा? प्रत्येक लाइन में उसके ऊपर अपनी कलम से उस अक्षर का निर्माण करेगा, रचना करेगा, और इस प्रकार का अभ्यास वो बार बार करेगा, और इस प्रकार से वो अक्षर का ज्ञान सीख जाएगा। तो ये आपकी जैसे कि जो रूपरेखा जो अनुकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। आज की जो अपनी कक्षा हुई वो जैसे कि हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित थी, ठीक है। चैनल अपना है ओपी क्लासेस के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों यदि कोई समस्याएं होती हैं तो वो समस्याएं आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि जब तक अपनी समस्याओं से अवगत नहीं करवाएंगे तब तक उनका निराकरण नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल और अच्छे तरीके से पूरी शिक्षण विधियों करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।